हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन पार्ट 3। ग्रेविटेशन पार्ट 1 में केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रेविटेशनल पार्ट 2 में न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं और अब इसके बाद पढ़ना है ग्रेविटेशन पार्ट 3 वीडियो लेक्चर में मल्टीपल स्टार सिस्टम से शुरुआत करते हैं। आगे पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आइए शुरू करते हैं मल्टीपल स्टार सिस्टम। तो मल्टीपल स्टार सिस्टम क्या होता है? यूनिवर्स में कई ऐसे स्टार्स हैं जो एक नहीं बल्कि दो दो या तीन तीन स्टार्स एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं। ऐसे सिस्टम को हम लोग मल्टीपल स्टार सिस्टम कहते हैं। जैसे एक बढ़िया एग्जाम्पल बताएं, यहाँ से लगभग 4.6 लाइट ईयर दूर प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार है, जो इकलौता स्टार नहीं है बल्कि उसमें दो स्टार एक दूसरे को के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और उनका सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है। तो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है। इसी तरह से और भी बहुत सारे मल्टीपल स्टार सिस्टम है। यहाँ पर आपसे मल्टीपल स्टार सिस्टम में बाइनरी स्टार सिस्टम, टर्शरी यानी 3 स्टार का और 4 स्टार तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में स्टार नाम नहीं लिखा होगा, तो लिखा होगा पॉइंट मासेस और स्फेरिकल मास बॉडी रिवॉल्व अराउंड ईच अदर अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अभी आगे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाइनरी स्टार सिस्टम से। बाइनरी का मतलब होता है 2 स्टार सिस्टम। और ध्यान देने की बात यह है कि ये जितने भी स्टार घूमते हैं इनमें टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी, तभी उनका कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर एक जैसा हमेशा बना रहेगा। और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो इसकी क्या व्यवस्था होती है? आगे बाइनरी स्टार सिस्टम से शुरुआत करते हैं, इसे नोट कर लें। अब आइए बाइनरी स्टार सिस्टम ऑफ अनइक्वल मासेस। यहाँ हमने पहले से डायग्राम बना रखा है। ये दो स्फेरिकल मास बॉडीज हैं। पहले का मास m1, दूसरे का मास m2। इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल d है। अब आइए सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पहले छोटे वाले मास से r1 है और बड़े वाले मास से r2 है। हमेशा सेंटर ऑफ मास बड़े वाले मास के नजदीक होता है। इसका मतलब r1 की वैल्यू ज्यादा होगी, r2 की वैल्यू कम होगी। अब ये बाइनरी स्टार सिस्टम घूमेगा कैसे? तो सेंटर ऑफ मास इसका रुका रहेगा और जो छोटा वाला मास है वो r1 रेडियस बनाते हुए इस बड़े सर्किल पर घूमेगा। इसी तरह से जो बड़ा वाला मास है वो सेंटर ऑफ मास से कम दूरी पे होगा, उसकी डिस्टेंस r2 है। तो ये छोटे सर्किल पर r2 रेडियस वाले छोटे सर्किल पर घूमेगा। हमेशा ये दोनों स्टार एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। इनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो अब 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी दोनों हमेशा सेम होंगी। जितनी देर में ये छोटा स्टार एक चक्कर लगाएगा उतनी देर में ये बड़ा वाला भी उसी के साथ साथ आमने सामने रहते हुए घूमेंगे और तब टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो भी यहाँ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई बॉडी रोटेट होती है या सर्किल पर या कहीं भी घूमती है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा? इसी म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से। तो अब आइए सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के लिए r1 और r2 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो आपने सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, क्योंकि छोटा जो मास है m1 वो सेंटर ऑफ मास से दूर होगा। तो पहली जो दूरी r1 आएगी सेंटर ऑफ मास से, ये बड़ी वैल्यू होगी। तो यहाँ पहला बड़ा मास ऊपर आएगा m2 और नीचे दोनों मास का सम m1 प्लस m2 होगा। उसके बाद टोटल दोनों मास की जो डिस्टेंस है वो d। तो ये फॉर्मूला हम लोग सेंटर ऑफ मास में पढ़ते हैं, वो हमने डायरेक्ट लिख दिया। r1 बड़ी वैल्यू है क्योंकि ये छोटे मास की दूरी है, तो ऊपर इसलिए बड़ा मास आएगा, नीचे दोनों का जोड़ आएगा और टोटल डिस्टेंस d। इसी तरह से r2 की वैल्यू अगर लिख लें तो r2 बराबर, क्योंकि r2 जो है वो बड़े वाले मास की सेंटर से दूरी, ये दूरी छोटी होती है, तो r2 की वैल्यू जब छोटी होगी तो हम छोटा मास ऊपर लिखेंगे m1 अपॉन, इसे याद करने का ये तरीका है m1 प्लस m2, नीचे टोटल मास आएगा और टोटल डिस्टेंस d। तो ये तो हो गई r1 और r2 की वैल्यू। आगे कैलकुलेशन जैसे यूज करेंगे। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट
कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। मतलब इस मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स Fc बराबर Fg है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। यही इस बाइनरी स्टार सिस्टम का कॉन्सेप्ट है यानी प्रिंसिपल, इसी पर ये स्टार सिस्टम बनता है। अब Fc की वैल्यू और Fg की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Fg तो दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकालेंगे, G m1 m2 r स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस में d ले लेंगे। लेकिन जब हमें सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना होगा तो यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ले सकते हैं। लीनियर वेलोसिटी हमने बना रखी v1 और उधर वाले की v2 है, दोनों का मास m1 m2 है और सेंटर से इसकी जो दूरी है वो r1 r2 है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग mv²/r या m/r² में लिखेंगे। ध्यान देने की बात यह है कि दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक ही होते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन में, और वही दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक ही होगा दोनों पर। तो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए Fc की वैल्यू पहले वाले मास के लिए अगर लिखें तो आ जाएगा m1, उसकी लीनियर वेलोसिटी v1² अपॉन r1, और यही वैल्यू हम पहले वाले मास के लिए m1 r1 ओमेगा स्क्वायर से भी लिख सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में या लीनियर वेलोसिटी के टर्म में हमने पहले वाले मास का सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा। सेम यही दूसरे वाले मास का भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा क्योंकि दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। और तब दूसरे मास का सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, यहाँ पर m2 v2² अपॉन r2 विच इज इक्वल टू m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान देखिए ये दो फार्मूले हमने इसमें लिखे क्योंकि एक बार हमने वेलोसिटी लीनियर स्पीड का इस्तेमाल किया, एक बार एंगुलर का इस्तेमाल किया। पहले मास की वैल्यू है, यही दूसरे मास की वैल्यू, और ये सब वैल्यू बराबर होगी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। और इसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं कैपिटल G, दोनों पॉइंट मासेस या स्फेरिकल मास बॉडी के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2 अपॉन यहाँ पे लिखा जाएगा d²। d क्या है, सेंटर टू सेंटर दोनों के बीच की दूरी। तो ये बन गया बेसिक फार्मूला या बेसिक लाइन इक्वेशन, जिसमें आप वेलोसिटी जब निकालना हो पहले मास की तो v1 वाला स्टेप इधर ग्रेविटेशनल फोर्स वाले स्टेप के साथ मिला करके फॉर्मूला बना दीजिए। ओमेगा निकालना हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरे वाले बॉडी की वेलोसिटी निकालना हो लीनियर तो यहाँ से इसको बना सकते हैं। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप इस लाइन को कई तरह से यूज कर सकते हैं। इसे नोट करने अब आइए इसके बाद सबसे पहले हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं पहले वाले पॉइंट मास की लीनियर वेलोसिटी। तो हम पहला स्टेप लेंगे और लास्ट वाला स्टेप लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे m1 v1² अपॉन r1², सॉरी r1 यहाँ पे आएगा, ध्यान दीजिए स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और यहाँ पे आ जाएगा G m1 m2 अपॉन d²। अब ध्यान दें m1 से m1 यहाँ कैंसिल हो रहा है, और r1 की वैल्यू ऊपर इस वाले फॉर्मूले से यूज करें तो आगे इसी फॉर्मूले को हम रिपीट कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास वाले फॉर्मूले से r1 की वैल्यू यहाँ रहती है, तो इसमें क्या आएगा, r1 ऊपर तो रहेगा v1² और नीचे r1 की जगह पर r1 का ये बड़ा सा फॉर्मूला तो m2d नीचे आएगा, m1 प्लस m2 उलट के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा m2d और ब्रैकेट में m1 प्लस m2 ऊपर की तरफ लिख दिया हमने। ध्यान दो हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले में r1 की वैल्यू सेंटर ऑफ मास वाले फॉर्मूले से ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर m1 तो पहले कैंसिल हो चुका है, v1² अपॉन r1 की जगह पर m2d अपॉन m1 प्लस m2 ये उलट के ऊपर आएगा, और इधर क्या बचा, इधर वैल्यू बच गई g m2 अपॉन d²। अब ध्यान दें इस फॉर्मूले में यहाँ पर d है, इससे ये d² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से d को हटा दिया हमने। अब इसको फाइनली v1 के स्टेप में लिखेंगे, तो इसे नोट कर ले पहले। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ रहा है v1² अपॉन m2 बचा था पीछे और g m2 अपॉन d। तो अब आगे इसमें v1² की वैल्यू लिख लेते हैं। v1² इज इक्वल टू ये m2 यहाँ पे आ जाएगा, और साथ में यहाँ पर ध्यान देने की बात है m1 प्लस m2 भी था, उसे हमने यहाँ लिखा नहीं,
ये m1 प्लस m2 है और तब इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू। तो v1 स्क्वायर क्या होगा, v1 स्क्वायर की वैल्यू में m2 इधर आकर के मल्टीप्लाई करेगा, g m2 स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा d m1 प्लस m2 और तब आप फॉर्मूला बना सकते हो। इसमें v1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट लेने में m2 स्क्वायर में तो ये बाहर आ जाएगा, m2 आगे लिख लें, अंडर रूट में वैल्यू आएगी g अपॉन m1 प्लस m2। तो इस प्रकार से और साथ में रहेगा d। ये फॉर्मूला जो बन गया, ये बाइनरी स्टार सिस्टम में फर्स्ट जो छोटा वाला मास आगे लिखा है उसकी लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला। तो इसे याद रखना पड़ेगा, अभी हम बताते हैं इसे कैसे याद रखना है, लेकिन ये नोट कर ले फॉर्मूला m1 m2। अब इसी को देख करके आप चाहें तो डायरेक्टली बिल्कुल v2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जो बड़ा वाला मास है सेकंड मास, उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, तो हम इसी को आगे लिखे दे रहे हैं। v2 जब लिखना होगा तो ध्यान दिए v1 में तो m2 आता है, तो v2 में क्या आएगा m1 आएगा। उसके बाद अंडर रूट यहाँ पर g होगा और नीचे m1 प्लस m2 और ये स्टेप एक जैसा है दोनों में और ये हो जाएगा d। तो d इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर बोथ मासेस के लिए और तब v2 की वैल्यू ये होगी। तो लीनियर स्पीड निकालने के लिए आपको दो स्टेप करने होंगे। क्या करना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू g m1 m2 अपॉन d लिखना होगा और दूसरा स्टेप जो r1 है जिसमें mv स्क्वायर अपॉन r1 लिखा है, तो r1 क्या है, पहले वाले मास की सेंटर से दूरी, उसको सेंटर ऑफ मास वाले फॉर्मूले से निकाल पाएंगे और यहाँ पुट करके आगे के स्टेप को लिख सकते हैं। तो इसे याद करने की जरूरत तो नहीं है, इसको आप दो स्टेप में बना सकते हो फॉर्मूला। जब भी पूछा जाए, ये डायरेक्ट पूछा गया एक दो बार, इस पे निकल भी आगे। और तब आइए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम रिलेट करा दें। अगर हम इस m2 को v1 के नीचे ले लें और इस m1 को भी v2 के नीचे ले लें, तो अब एक कॉमन फॉर्मूला दोनों की वेलोसिटी का बन जाएगा v1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 अपॉन m1 और तब आगे दोनों की वैल्यू एक साथ लिख रहे हैं और इसमें ये वाला स्टेप दोनों के लिए कॉमन है, एक जैसा है, g अपॉन m1 प्लस m2 इंटू d। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका कॉमन फॉर्मूला। इसे याद करना इसलिए आसान है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये v1 है, ये m2 है, ये v2 है, ये m1। एक्चुअली ये है क्या, अगर आप m1 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर m2 इधर कर दें तो v1 m1 बराबर v2 m2 आएगा। हम लोग पढ़ते ना m1 v1 बराबर m2 v2 जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो एक्चुअली यहाँ भी लीनियर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कंजर्व होगी। लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम होगा, इसीलिए m1 v1 और m2 v2 बराबर है। तो यहाँ से हम देख के लिख सकते हैं क्या, m1 v1 बराबर m2 v2। तो लीनियर मोमेंटम दोनों का सेम होता है, मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बट डायरेक्शन तो लगातार रोटेशन की वजह से बदलती जाएगी। लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसको लिख करके, और इसी में m2 को इसके नीचे m1 को इसके नीचे करें और ये कांस्टेंट स्टेप दोनों के लिए सेम है। तो इस तरह से हम लोग लीनियर स्पीड बाइनरी स्टार सिस्टम जिसमें अनइक्वल मासेस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे नोट करें और इसके आगे देखते हैं। अब आइए अगला कैलकुलेशन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के लिए। तो बाइनरी स्टार सिस्टम अनइक्वल मासेस के लिए हम ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी सबसे पहले निकालेंगे। तो फिर वही बेसिक प्रिंसिपल, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। अब की बात सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो mr ओमेगा स्क्वायर होगा। तो फर्स्ट मास पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स Fc अगर हम लिखें तो ये वैल्यू Fg के बराबर होगी और तब आगे हम Fc की वैल्यू m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर लेंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर करने से। अब आप देख सकते हो इसमें ओमेगा मौजूद है, m1 को यहाँ से कैंसिल किया जा सकता है और r1 की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। तो r1 की वैल्यू हम लोग पहले लिख चुके हैं सेंटर ऑफ मास वाले फॉर्मूले से। तो जब r1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे
तो इसमें आएगा m2d, ओमेगा साथ में है स्क्वायर में, और नीचे आ जाएगा दोनों मासेस का सम m1 प्लस m2, और यहाँ पर लिखा हुआ है g m2 बचेगा अपॉन d स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ओमेगा की वैल्यू एक तरफ, बाकी सब स्टेप एक तरफ। यहाँ पे अभी m2 भी कैंसिल हो चुका है, और तब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है देख सकते हो। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2, इधर भेज दें और d इधर आके मल्टीप्लाई होकर क्यूब बन जाएगा। तो ये आएगा g m1 प्लस m2 अपॉन d क्यूब। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें क्यूब आता है डिस्टेंस का, और ये ओमेगा की वैल्यू हो गई। तो इसी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो ये आएगा g m1 प्लस m2 अपॉन d क्यूब का अंडर रूट। तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट होगी। तो ये तो हो गई एंगुलर वेलोसिटी। अब आइए यहीं से टाइम पीरियड में निकाल लेते हैं। जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख दें, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है टाइम पीरियड। तो ओमेगा की उल्टी वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा टाइम पीरियड का, d क्यूब ऊपर आएगा और नीचे आएगा g m1 प्लस m2। तो बाइनरी स्टार सिस्टम जो अनइक्वल मास का होता है उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया 2 पाई में लिखेंगे साथ में, और इसे आप नोट करें। तो अब इसके आगे अगला पॉइंट इसी से रिलेट करके बनाते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, बाइनरी स्टार सिस्टम ऑफ इक्वल मासेस में वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत ही आसान है, इसे याद करने की जरूरत नहीं, सीधे आप इसको लिख करके बता सकते हो। तो क्या करना है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वही है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स के। तो बाइनरी स्टार सिस्टम में दोनों स्टार्स के मास इक्वल है m और m, इसीलिए सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास बीच में होगा और हमेशा ठीक बीच में होगा। तो टोटल डिस्टेंस d है, इधर से भी रेडियस r होगी, इधर से भी रेडियस r होगी। खास बात यह है कि अब ये दोनों स्टार एक ही सर्किल पर घूमेंगे, क्योंकि सेंटर से दोनों की दूरी बराबर बराबर है, उसने कैपिटल R को रखा है। यही बनेगा दोनों की रेडियस, और तब सेम सर्किल पर दोनों आमने सामने रहते हुए सेम वेलोसिटी से घूमेंगे और सेम टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो इक्वल मास में सारी चीजें बराबर हो जाती है, वेलोसिटी भी सेम होती है, टाइम पीरियड भी ओमेगा। तो इसे एक ही बार में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc बराबर Fg लिख करके, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स हम दो तरह से लिख सकते हैं, किसी भी एक मास का लेंगे। तो ये हो जाएगा mv² अपॉन r, यहाँ कैपिटल R रख रहे हैं, और ये वैल्यू हो जाएगी mr ओमेगा स्क्वायर। तो v के टर्म में और ओमेगा के टर्म में सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही वैल्यू होगी दोनों के बीच लगने वाले म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स कैपिटल G m1 m2, और ये टोटल डिस्टेंस d के भी टर्म में लिख सकते हैं और r के भी टर्म में। तो यहाँ r के टर्म में लिख रहे हैं तो 2r का होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2r है। तो टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर यानी d स्क्वायर की वैल्यू 4r स्क्वायर आएगी। अब आप इसमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो एक बार में इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ m1 m2 नहीं बल्कि m into f m स्क्वायर हो जाएगा, और तब एक m से ये m कैंसिल होगा, और तब v स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर लेंगे, एक m से ये m कैंसिल तो एक m बचेगा, दिया जाएगा gm अपॉन 4r स्क्वायर। और अब आप देख सकते हो एक r से r भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, और अब वैल्यू बनेगी क्या, ओनली v बराबर अंडर रूट के अंदर gm अपॉन r होगा और इसका 4 बाहर आ जाएगा। चलिए अभी इसको ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1/2, यहाँ आ जाएगा gm अपॉन r ओनली। तो ये फॉर्मूला बन गया इक्वल मास वाले बाइनरी स्टार सिस्टम की वेलोसिटी कैलकुलेट करने। तो यहाँ देख सकते हो v स्क्वायर अपॉन r से एक r कैंसिल, तो ये वाला r कैंसिल, ये बचेगा, और तब v बराबर हाफ gm अपॉन r वैल्यू निकल आएगी। अब ध्यान दीजिए,
टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए तो ओमेगा पहले यहाँ से ले लें, इसमें देखिए एक m कैंसिल होगा, तो अगेन दोबारा यहाँ पर m को कैंसिल करके r ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर करेंगे, इधर एक m बचेगा gm अपॉन 4r स्क्वायर के, और अब की बार आपको इधर भेज दें तो ये r क्यूब बन जाएगा, फिर इसे अंडर रूट ले लें तो सीधे ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट जब लेंगे तो 4 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, मतलब 1/2 अंडर रूट ऊपर की तरफ बनेगा gm और नीचे आ जाएगा r क्यूब। तो ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा का। इसके तुरंत बाद हम लोग टाइम पीरियड लिख लेते हैं, क्योंकि जब एंगुलर वेलोसिटी निकल आती है तो टाइम पीरियड भी बहुत आसान है। देयरफॉर t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, और 2 पाई लिखेंगे 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा r क्यूब ऊपर अपॉन gm। यहाँ पर एक चीज आपको दिखा रहे हैं, टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला हो गया, तो जो कि हमने सीधे ओमेगा से निकाल लिया। एक चीज बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर r क्यूब के प्रोपोर्शनल, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हमें ये चीज सामने दिखाई देगी, टाइम पीरियड का स्क्वायर और ये वैल्यू 4 पाई स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन नीचे की तरफ आ जाएगा gm और यहाँ आएगा r क्यूब। यही था केपलर का थर्ड लॉ, और यहाँ पर ये बाइनरी स्टार सिस्टम केपलर थर्ड लॉ को ओबे करता है। यहाँ केपलर लॉ लिखने पड़े, तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो केपलर थर्ड लॉ बाइनरी स्टार सिस्टम में ओबे होता है। ये पूरा कैलकुलेशन है बाइनरी स्टार सिस्टम का, जिसमें इक्वल मास हो तो वेलोसिटी निकालना हो तो mv स्क्वायर बना ले लें, ओमेगा निकालना हो तो mr ओमेगा स्क्वायर लेकर के इसे करें, और फिर उसी ओमेगा से टाइम पीरियड आएगा। तो इसे नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर, अभी हमने मिटाया नहीं पूरा, 2 के फैक्टर की एरर हो गई, लिखने में छूट गया है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 1/2 होती है, तो जब आप ओमेगा यहाँ रखेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 आएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 16। तो 16 पाई स्क्वायर अपॉन gm, कांस्टेंट से फर्क नहीं, कैपिटल लॉ भी हो गया होगा। यहाँ पे आएगा 4 पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन gm। अब इसे नोट करें। अब आइए स्टूडेंट्स 3 स्टार सिस्टम का कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये भी पूछा गया है, बट यहाँ पर तीनों मास इक्वल लिए गए, तो इक्वल मासेस अगर बराबर बराबर दूरी पर किसी सर्किल के ऊपर ऐसे म्यूचुअल अट्रैक्शन करते हुए रोटेट करें तो ये बन जाता है 3 स्टार सिस्टम। यहाँ ध्यान देने की बात है, मास सारे बराबर हैं तो सबकी स्पीड v होगी और सेंटर से ये सब बराबर दूरी पे होंगे। मान लीजिए सर्किल की रेडियस कैपिटल R है, और अब इनके ऊपर लगने वाला जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की ओर लगेगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले से पूरा डायग्राम बना रखा है। अगर हम देखें तो इससे पहले हम लोग ने ग्रेविटेशनल लॉ में इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे 3 इक्वल मासेस रख करके नेट फोर्स कैलकुलेट किया था, वही काम यहाँ फिर से करना है। अगर ये मासेस ऐसे रखे हैं तो सबसे पहले 2 मासेस के बीच की दूरी यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये साइड यहाँ कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमने अलग से डायग्राम बना रखा है, इतना हिस्सा। ये पूरा एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 होता है, तो यहाँ पर आधा एंगल लिया जाएगा, इतना आधा एंगल, और ये दूरी r है, ये सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस स्मॉल है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस a/2 होगी। आप देख सकते हो इतनी डिस्टेंस a/2 है, ये r है, तो a/2 और r का रिलेशन a/2 अपॉन r, क्योंकि ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज cos 30 बराबर cos 30 वैल्यू √3/2 रखेंगे, r को इधर भेज देंगे और ये 2 नीचे आ जाएगा, r के साथ ये भी आ जाएगा, तो ये बराबर 2r √3/2, तो ये बराबर √3r। ये ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि a की वैल्यू हमें r के टर्म में यहाँ लिखनी है। अब आइए जो नेट फोर्स होगा किसी एक कॉर्नर पे, जो यहाँ मास रखा है उस पर कितना फोर्स लगेगा, इधर से F लगेगा, इधर से भी सेम F लगेगा, इनके बीच का एंगल 60 होगा। तो नेट फोर्स की वैल्यू भी हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो अब आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस 3 स्टार सिस्टम में वेलोसिटी निकालने के लिए या ओमेगा या टाइम पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू निकालनी होगी।
तो जो भी इस सिस्टम में सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, वही ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। बेसिक प्रिंसिपल वही है। अब आइए सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए हमें नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होगा। तो किसी एक मास का सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लिखेंगे? दो तरह से लिख सकते हैं। मास m है, स्पीड उसकी v है, तो mv² अपॉन सेंटर से यहाँ तक की दूरी रेडियस, तो ये है कैपिटल R, mv² अपॉन r बराबर mr ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। और तब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लगने वाले नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर में डायरेक्ट लिखने आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये फोर्स निकाल चुके हैं और इससे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो दोनों का नेट फोर्स क्या होगा, ध्यान देने की बात है, ये हो जाएगा 2f और cos θ/2, छोटा फॉर्मूला लगा दिया। अगर दोनों फोर्सेस बराबर हो, उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर F नेट की वैल्यू, चलिए अभी यहाँ पे F नेट पहले लिख देते हैं। तो ये वैल्यू F नेट हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। अब आइए दोबारा रिपीट करें, तो mv² अपॉन r इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? दो इक्वल फोर्स है, उनके बीच का एंगल 60 है, तो इसका छोटा फॉर्मूला आएगा 2f cos 60 डिग्री। अब आइए cos 60/2 सॉरी θ/2 बनेगा 2f cos θ/2, ये छोटा फॉर्मूला होता है। cos 30 वैल्यू रखेंगे और 2f, तो ये वैल्यू आ जाएगी पूरी 2f इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3f आ गया। अब यहाँ हम लोग √3 आगे लिख करके f की वैल्यू लिखेंगे। f की वैल्यू लिखने के लिए इन दोनों पॉइंट मासेस के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना होगा, वही f होगा। और तब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है gm², क्योंकि दोनों मास mm है, अपॉन डिस्टेंस a²। a² की वैल्यू हम लोग वहां से लिख लेंगे a√3, तो ये पूरा हो जाएगा √3 gm अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी r√3 का स्क्वायर, तो ये 3r²। अब ये 3 ऊपर वाले √3 से कैंसिल हो करके लास्ट स्टेप इसका बनेगा gm² सॉरी यहाँ स्क्वायर है अपॉन यहाँ पे आएगा √3r²। तो ये कैलकुलेशन है थोड़ा, और तब हम दोबारा इस लाइन को रिपीट कर रहे हैं। mv² अपॉन r इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर और ये वैल्यू gm² अपॉन √3r²। तो अब इस लाइन को ध्यान दीजिए, टर्शियरी स्टार सिस्टम में इतना कैलकुलेशन आपको करना होगा, क्योंकि अगर ये आ गया तो आपको कहीं ना कहीं से नेट फोर्स एट सेंटर निकालना होगा, एट कॉर्नर निकालना होगा टुवर्ड द सेंटर, वही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करेंगे और तब ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी। अब आइए अगर वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पर, तो अब इन दोनों में से mv² अपॉन r और gm² अपॉन r² √3 ले, तो एक r से ये r कैंसिल हो जाएगा, m से एक m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? v का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे? gm लिखेंगे यहाँ पर, और नीचे की तरफ ये r से r कैंसिल हो चुका है, तो ओनली √3r बनेगा। तो ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो इसको एक साथ लेंगे, इसमें भी एक m कैंसिल हो जाएगा, बट ये r नीचे आ जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर अंडर रूट, इसमें वैल्यू आएगी ऊपर gm और नीचे की तरफ यहाँ देखिए नीचे की तरफ √3 और r³ बनेगा, तो यहाँ आएगा √3r³ और यहीं से टाइम पीरियड लिखा जा सकता है। टाइम पीरियड लिखने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूले को उलट देंगे 2π के साथ, तो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला सीधे लिखना है 2π अंडर रूट, यहाँ पे r³ ऊपर आएगा और उसी के साथ √3 भी है सॉरी, तो √3r³ बनेगा अंदर, √3 का फैक्टर आएगा √3r³ अपॉन gm, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। तो टर्शियरी स्टार सिस्टम यानी 3 स्टार सिस्टम में टाइम पीरियड, ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी ऐसे कैलकुलेट की जाती है। अगर ये याद हो सके तो अच्छा है, क्योंकि आप देख रहे हो gm/r में √3 आ रहा है, बाइनरी स्टार वाले से कंपेयर करके आप इसे लिख सकते हो। हमेशा r के साथ √3 लगा हुआ है, √3r³ है यहाँ भी √3r³ है और सब gm है। तो अगर ये याद है तो बहुत अच्छा है, ये हो गया टर्शियरी स्टार सिस्टम। अब आइए 4 स्टार सिस्टम का कैलकुलेशन करते हैं, इसे नोट कर लें। अब आइए स्टूडेंट मल्टीपल स्टार सिस्टम का लास्ट 4 स्टार सिस्टम
कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो ये देखिए 4 स्टार सिस्टम है आपकी बात। ये इक्वल मास का 4 पॉइंट मासेस कह रहे हैं, 4 स्फेरिकल बॉडी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर एक कॉमन सर्किल पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं। सर्किल की रेडियस कैपिटल आर मान रखी है और जो ये एक स्क्वायर शेप बन रहा है इसकी एक साइड स्मॉल ए है। तो अब क्योंकि सब पर फोर्स इधर से लगेगा और ये 2 पॉइंट मासेस के बीच लगने वाला फोर्स एफ है, इधर से भी सेम फोर्स, इधर से सेम फोर्स। इससे पहले हम लोगों ने ग्रेविटेशनल न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में ये 4 पार्टिकल किसी स्क्वायर की कॉन्टैक्ट प्रोडक्शन नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट फोर्स काम कर रहा है एफ नेट। ये एफ नेट निकालना होगा तो यहाँ पर एक और फोर्स काम करेगा। ये 2 इक्वल मासेस हैं, ए दूरी पे एफ फोर्स, इधर से भी एफ फोर्स और इसके बीच की दूरी ज्यादा है तो यहाँ एफ डैश फोर्स करेगा। तो सबसे पहले हमें एक कॉर्नर पर जो पॉइंट मास रखा है उस पर लगने वाला नेट फोर्स निकाल लेना है सेंटर की ओर। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं और अब दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स सिंगल मास पर कितना होगा एफ नेट। तो ध्यान देने की बात है एफ रूट 2, तो इन दोनों की वैल्यू होगी क्योंकि ये 90 पर लग रहे हैं और एफ डैश इसकी वजह से लगेगा। तो अगर आप इसे पीछे वाले लेक्चर से कंपेयर करें तो एफ डैश प्लस यहाँ आ जाएगा रूट 2f। ये एफ डैश किसका फोर्स है, आमने सामने जो डायगोनली अपोजिट मास है इनके बीच लगने वाला फोर्स। और एफ रूट 2 में एफ किसका है, इधर से इक्वल फोर्स लगेगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट एफ रूट 2 होगा, ये फोर्स है। तो एफ डैश की वैल्यू कैसे लिखेंगे, एफ डैश के लिए पूरी डिस्टेंस यहाँ से आता है 2r हो जाएगी, ये बनेगा g m स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर और रूट 2 यहाँ पर आएगा रूट 2। उसके बाद f की वैल्यू क्या होगी, इस f के लिए हम लोग यहाँ से लगने वाला फोर्स निकालेंगे। तो a की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर हम लिख दें, साइड ऑफ स्क्वायर को हम r के टर्म में लिखेंगे तो r ये है और ये साइड है तो ये बन जाएगा r रूट 2। तो a की वैल्यू r रूट 2 होगी और अब हमें इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स f लिख लेना चाहिए। ये हो गया g m स्क्वायर अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है तो a स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू रखें और इसे ऐड करें तो नेट फोर्स निकल आएगा। तो जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर प्लस यहाँ पर रूट 2 जी एम स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर में a स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा r रूट 2 की हो जाएगा 2r स्क्वायर। अब ये दोनों इससे जुड़ जाएंगे, 2 से ये रूट 2 कैंसिल होगा, ध्यान दिए रूट 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पर दोबारा रिपीट करके लिख लेते हैं, जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लें, अंडर ब्रैकेट 1/4 प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे 1 अपॉन रूट 2 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये वैल्यू इतनी हो गई नेट फोर्स की। अब हमें क्या करना है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। तो देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स Fc बराबर Fg लिखेंगे और Fg की ये वैल्यू नेट फोर्स के बराबर होगी और ये नेट फोर्स हम पहले निकाल चुके हैं ऊपर। तो आ जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1/4 प्लस 1 अपॉन रूट 2। इसके आप ऐड भी कर सकते हैं, इसे लेके भी अगले स्टेप में ऐड कर लेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv स्क्वायर अपॉन r होगी या फिर m r ओमेगा स्क्वायर होगी और तब से आगे इसको जोड़ के अगर लिखा जाए तो जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ 4 रूट 2 इसका एलसीएम आएगा और यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी रूट 2 1 प्लस यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ आ जाएगा रूट 2 सॉरी आप सही लिखा ये। तो ये स्टेप इस तरह से बन जाएगा। तो 4 स्टार सिस्टम में एम वी स्क्वायर अपॉन और ये वैल्यू आ गई। अब इसे नोट करें, इसके आगे फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू और फिर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू। अब आइए एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स और ये नेट
ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी एक मास पर, ये कंप्लीट हो गया। अब आप इसमें वेलोसिटी निकालना है, तो v को इसके साथ एक बार मिला दें, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा gm अपॉन r अंडर ब्रैकेट 1/4 प्लस 1 अपॉन √2। ये वैल्यू अंडर रूट में होगी क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है। यहाँ पे एक ऑप्शन और है कि अगर हम r को हटा करके उसकी जगह पर a लाना चाहें तो r इक्वल टू क्या होगा, r बराबर आएगा a अपॉन √2। तो ये वैल्यू r की जगह a अपॉन √2 रखेंगे, √2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरा फॉर्मूला अगेन हम लिख रहे हैं gm अपॉन a आ जाएगा। √2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2√2 आएगा प्लस 1, तो वैल्यू आ जाएगी 2√2 प्लस 1। ध्यान दो हमने थोड़ा सा बदलाव कर दिया, r की जगह पर a अपॉन √2 रख दिया, तो r में a यहाँ आ जाएगा, √2 ऊपर, √2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 अपॉन 4, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी √2 अपॉन 4, तो ये 1 अपॉन 2√2 बनेगा और यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी होता है लिखने का जिसमें a की वैल्यू दी है, a क्या है, इस स्क्वायर की एक साइड है। कभी कभी स्क्वायर की साइड दी होती है तो a के टर्म में आंसर निकाल सकते हैं, और कभी कभी सर्किल की रेडियस दी होगी तो r के टर्म में आंसर निकालेंगे। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस नेट फोर्स जल्दी से निकालना आना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 मास से अट्रैक्ट करेंगे, इधर से फोर्स बराबर होगा, ये वाला फोर्स थोड़ा कम होगा, तो नेट फोर्स निकालने का तरीका इससे पहले हम लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ में भी देखा था, वहां भी है और यहाँ पर भी है। अब आइए ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो ओमेगा यहाँ देखिए m से m कैंसिल, r क्यूब बन जाएगा, ये बन जाएगा gm अपॉन r क्यूब अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 4 1/4 1 अपॉन √2, तो ये वैल्यू अंडर रूट में ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। सेम ये वैल्यू a के टर्म में लिखना है, तो आ जाएगा gm अपॉन a क्यूब, और यहाँ पर r क्यूब की जगह जब हम लोग a क्यूब रखेंगे तो ये a 2√2 बन जाएगा। जब 2√2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर ब्रैकेट ये 2√2 ऊपर आएगा, क्योंकि 2√2 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ √2 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, तो नीचे आएगी वैल्यू 1/√2 प्लस 2। थोड़ा सा ये लिखने में फर्क हो गया, फिर से देखने के बाद जब हम लोग r को हटा करके r क्यूब की जगह a क्यूब अपॉन 2√2 लिखेंगे, यहाँ इसका क्यूब करेंगे तो 2√2 आएगा, तो 2√2 ऊपर आके अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2√2 ऊपर नीचे 4, तो 1/√2 बचेगा यहाँ पर, और 2√2 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 2 की वैल्यू बचेगी। तो ये ओमेगा की वैल्यू, अगेन टाइम पीरियड लिखा जाएगा 2 पाई और ओमेगा क्यूब की वैल्यू लिखेंगे, तो ये बन जाएगा a क्यूब अपॉन gm, और ये पूरा हिस्सा एलसीएम ले लें तो √2 ऊपर आ जाएगा और नीचे यहाँ पर 1 प्लस 2√2 बनेगा। तो इसे याद करना कोई फायदा नहीं, इसे आपको लिखना आना चाहिए बार बार। और तब टर्शियरी स्टार सिस्टम, बाइनरी स्टार सिस्टम और 4 स्टार सिस्टम, ये सब किस रूल को ओबे करते हैं, केपलर के थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। तो यहाँ तक ये पूरा हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यानी स्मॉल g की वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब आइए इसे नोट कर लें। अब आइए स्टूडेंट, अगला टॉपिक है आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड मास बॉडी इन विच अनदर बॉडी, और इसे टेस्ट मास m0 कहते हैं, एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सबसे पहले ये समझ लें कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। तो किसी मास बॉडी के अराउंड वो पूरा स्पेस या फील्ड जिसमें कोई दूसरा टेस्ट मास जिसे कहते हैं, बहुत छोटा मास m0, वो अपने ऊपर कोई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स का एक्सपीरियंस करे, तो उस पूरी फील्ड को जहां जहां उस पर फोर्स लगेगा उसे हम उस मास बॉडी के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक स्पेस होता है किसी भी मास के अराउंड, और ये स्पेस इनफाइनाइट तक हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई लिमिट नहीं है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाकर जीरो होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, जिसमें m1 n2 अपॉन r स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है। r की वैल्यू जब आप इनफाइनाइट करोगे तब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा।
तो ठीक है, अब हमें इसे नापना है कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो इसे मेजर करेंगे, तो इसके लिए एक तरीका है कि हम किसी भी फील्ड में कोई मास, टेस्ट मास रख दें और तब देखें उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका सिंबल है कैपिटल ई, ई फील्ड के लिए होता है, जी फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड, या इसका सिंबल स्मॉल जी भी होता है, इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स एफ पर यूनिट मास। जो भी मास हम ग्रेविटेशनल फील्ड में रखेंगे उस पर लगने वाला फोर्स पर यूनिट मास करने के लिए उसी मास की वैल्यू से फोर्स को डिवाइड कर देंगे, विच इज केप्ट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब लगने वाला फोर्स अपॉन मास को ही इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो इसे आप नोट कर लें, ये डेफिनेशन लिखी है और इसके आगे डायग्राम बना के फॉर्मूला लिखते हैं। अब आइए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक मास बॉडी ली, स्फेरिकल मास बॉडी, जिससे 8 डिस्टेंस दूर पर एक छोटा सा मास रखा है जिसे टेस्ट मास m0 कहते हैं। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन का जो ये मास बॉडी लगाएगी उसको fg लिखा, और यहाँ से इस टेस्ट मास का पोजीशन वेक्टर r है। तो r एक यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल r। तो अब आइए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड Eg की वैल्यू क्या होगी। तो कहा गया फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स लगेगा Fg और मास जो है टेस्ट मास है m0। तो दिस रेशियो इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला है। अब आइए अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ इसी फार्मूले में Fg की वैल्यू लिख लेते हैं। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं Fg का फार्मूला होता है माइनस g, वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। दोनों मासेस हैं कैपिटल M नॉट अपॉन r स्क्वायर। ये r स्क्वायर तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, m नॉट यहाँ पहले से मौजूद है, और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर r कैप। तो ये पूरा फार्मूला हमने वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। Fg की वैल्यू न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ वाले फार्मूले से लिख लिया। m नॉट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और अब आप देख सकते हो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का जनरल वेक्टोरियल फॉर्मूला बनेगा माइनस g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर और यहाँ r कैप। ध्यान देने की बात यह है कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स का है, इसीलिए यहाँ माइनस लगता है, मतलब इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, तो सेम डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। और अब आइए इसकी यूनिट यहाँ लिख लेते हैं। यूनिट बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर फोर्स की यूनिट है न्यूटन और मास की यूनिट नीचे लिखेंगे किलोग्राम। तो ये न्यूटन पर किलोग्राम हो जाएगी वैल्यू। अब अगर हम इसमें न्यूटन को ओपन कर दें तो न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और यहाँ किलोग्राम नीचे भी दोनों कैंसिल हो गए, तो अब एक और यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली ये यूनिट तो एक्सेलरेशन की यूनिट है, तो सही बात तो ये है कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड F अपॉन m होता है, और ये एक एक्सेलरेशन भी है, इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये चीज नहीं दिख रही है। बात यह है कि जब हम छोटे पॉइंट मासेस के लिए या किसी स्फेरिकल मास बॉडी के लिए यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं तो उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं कहते, उसे सिंपली इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो अब आइए यहाँ पर इसे हमने इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के टर्म में डिफाइन किया, लेकिन इसे स्मॉल g कब करेंगे तो इसके लिए आपको आगे देखना होगा, पहले इसे नोट कर लें। अब आइए इसके आगे का स्टेप। अब आइए in case of large bodies such as Earth or planet, जैसे हमने यहाँ बना रखा है, ये एक बहुत बड़ी बॉडी है जिससे कुछ दूरी पर, कम दूरी पर यहाँ पर एक हमने टेस्ट मास रखा, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा Fg, इसी को कहेंगे वेट ऑफ द बॉडी। एक्चुअली वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो वेट को हम लोग mg कहते हैं, तो W बराबर mg हमने लिखा क्योंकि यह मास m नॉट है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। तो अब आइए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड
ई जी की वैल्यू दोबारा लिखें तो ई जी इज इक्वल टू हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन टेस्ट मास m0। और अब ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग वेट कहेंगे प्लैनेट या अर्थ के लिए, तो अब यहाँ आ जाएगा W अपॉन एम नॉट, और W की वैल्यू जब एम नॉट जी रखेंगे तब यहाँ वैल्यू आ जाएगी एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, और तब ये वैल्यू आ जाएगी सिंपली जी। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ई जी जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ही बराबर होता है, लेकिन इसको हम लोग अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। दे आर सेम क्वांटिटी, इसीलिए आपने देखा इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, न्यूटन पर किलोग्राम भी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। बस फर्क कितना है कि छोटे मासेस के लिए, पॉइंट मासेस के लिए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड IGF कहा जाएगा, और बड़े मास के लिए जैसे अर्थ के लिए, प्लैनेट के लिए और बड़े मास के लिए इसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g कहेंगे। they are same quantity but they are defined in different ways। तो इसे नोट करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहते हैं अर्थ के लिए। तो यहाँ ये हमारी अर्थ है, इसका मास m e लिखा जाएगा, इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी को रो कहते हैं या एवरेज डेंसिटी। रेडियस ऑफ अर्थ आरी है, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट D है, C है, सेंटर वाला पॉइंट D है, और सरफेस वाला पॉइंट B है, और सेंटर से आउटसाइड वाला पॉइंट यहाँ पर A है, इसकी भी डिस्टेंस को स्मॉल r लिखना है। इसके नीचे हमने एक एक्सिस बना रखा है जिसपे हम अभी इसके G की वैल्यू सब अलग अलग पॉइंट पर लिखेंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे। तो अब हमें फॉर्मूले लिखने हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कंपैरिजन के लिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे अर्थ के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1 पॉइंट आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब अर्थ से, सेंटर से बाहर की तरफ, जैसे ए पॉइंट हमने बना रखा है ए पर। तो इस समय जो डिस्टेंस r है सेंटर से वो रेडियस से ज्यादा है, तो r इज ग्रेटर देन re। तो क्योंकि अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है, तो स्फेरिकल बॉडी के लिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था g की वैल्यू का फॉर्मूला, जिसे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो g आउटसाइड की वैल्यू का फॉर्मूला बना था g बराबर, यहाँ पे ध्यान देने की बात है वैल्यू लिख रहे हैं, या इसमें आप माइनस साइन लगा सकते हो। वेक्टोरियल फॉर्म में जब आप लिखते हो तो माइनस के साथ वैल्यू लिखना है, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ फॉर्मूला है g, जिस बॉडी के लिए हम g की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसका टोटल मास me, मतलब अर्थ का मास लिया जाएगा me, और नीचे आएगा स्मॉल r स्क्वायर। तो ये आउटसाइड वाली वैल्यू है। एक चीज और कैलकुलेट करके दिखा दें आपको, मास ऑफ अर्थ जो होता है इसको हम लोग डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख के दिखा दें आपको, मास ऑफ अर्थ me बराबर रो इज द एवरेज डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ अर्थ v, और तब ये वैल्यू हो जाएगी। वॉल्यूम क्या होगा, स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई r e क्यूब, पीछे लिखेंगे रो पहले लिख लिया, और यहाँ आ जाएगा r e क्यूब। कहने का मतलब me की वैल्यू यानी मास ऑफ अर्थ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी g अपॉन r स्क्वायर 4/3। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू यहाँ हम लिखने आ रहे हैं, तो इससे एक फॉर्मूला और बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल G रो r e क्यूब अपॉन में नीचे की तरफ पहले से r स्क्वायर मौजूद है और 3r स्क्वायर। तो ये आउटसाइड ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला है। अर्थ से आउटसाइड पर g की वैल्यू g me अपॉन r स्क्वायर होती है, या me की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 4 पाई g रो r e क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका आउटसाइड वाला फॉर्मूला। अब आइए नंबर 2 पर चलते हैं। सरफेस वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होती है। सरफेस वैल्यू का मतलब हो गया बी पॉइंट पर अगर जी की वैल्यू निकालें तो क्या होगा।
तो बी पॉइंट पर जी की वैल्यू निकालने के लिए यहां लिखेंगे एट सरफेस, सरफेस वाला पॉइंट है आपका बी, सरफेस पर, जिसमें स्मॉल आर की वैल्यू आर ई के बराबर ले सकते हैं, और तब इसी दोनों फॉर्मूले में हम स्मॉल आर को आर ई के बराबर लिखें तो अब आइए जी एस सरफेस वैल्यू जी एस कहलाती है, यहाँ पे आएगा जी एम ई अपॉन कैपिटल आर ई स्क्वायर, और अगर इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की वैल्यू आर ई रख दें तो यही सरफेस वैल्यू फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ आर ई स्क्वायर यहाँ आर ई क्यूब, तो एक कैंसिल, तो ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है 4/3 पाई कैपिटल जी रो आर ई क्यूब, और यहाँ पे क्या है आर ई स्क्वायर होगा, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल, ऊपर एक आर ई बचेगा, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, सरफेस पर फिक्स वैल्यू है क्योंकि सरफेस की पोजीशन फिक्स है, इसीलिए जी की वैल्यू दो तरह से लिखना आना चाहिए आपको, सरफेस वैल्यू और आउटसाइड वैल्यू। अब आइए इनसाइड वैल्यू लिखने का आसान तरीका होता है आपको, इनसाइड जब हम होंगे तो ये हमारा पॉइंट है एट सी पॉइंट पर होंगे, तो सी को हमने सेंटर से आर दूरी पे दिखाया है, लेकिन ध्यान देने की बात है कि जब हम इनसाइड आ जाएंगे तो हमारे लिए इफेक्टिव मास कम हो जाएगा, क्यों भाई, जब यहाँ पर होंगे तो जी की वैल्यू इस थोड़े से मास की वजह से यहाँ पर जी अप्लाई होगा, क्योंकि इधर का पूरा मास छूट चुका होगा, मास ही तो अट्रैक्ट करता है, उसी से जी की वैल्यू डिफाइन होती है, तो हमें इसमें इफेक्टिव मास निकालना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हमारे पास एक और रास्ता है कि अगर हम डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करें जी की वैल्यू निकालने का, तो डेंसिटी चाहे आप अंदर हो चाहे बाहर हो सब एक जैसी है, तो इसीलिए डेंसिटी वाले फॉर्मूले में स्मॉल आर की वैल्यू लिख करके उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अब आइए जी इन की वैल्यू हमें लिखना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी वाला फॉर्मूला ये ले लेंगे और इसमें स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर ये स्मॉल आर का डिस्टेंस और ये रेडियस है, ये वैल्यू रहेगी, और इसमें जी 4/3 यहाँ पे देख लें, डेंसिटी वाला फॉर्मूला 4 पाई कैपिटल जी रो आर ई क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और ये 3। ध्यान दीजिए डेंसिटी वाला फॉर्मूला डायरेक्ट इनसाइड के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इसमें 4 पाई रो आर ई क्यूब की वैल्यू 4 पाई रो आर ई क्यूब की वैल्यू को यहाँ से हटा करके क्या लिखा जाएगा, 4 पाई आर ई क्यूब मास लिख सकते हैं डेंसिटी के टर्म में, तो ये वापस फॉर्मूला बन जाएगा किसका, इनसाइड वाली वैल्यू का। तो इसे एक मिनट कैलकुलेट कर लें। हाँ, यहाँ देख लें छोटा सा करेक्शन आ गया है, जी इनसाइड निकालने के लिए डेंसिटी वाला फॉर्मूला तो यूज करेंगे, मगर ये सरफेस वैल्यू है, अगर आप सरफेस में हैं तो आपकी जी की वैल्यू 4/3 पाई जी रो आर ई है। अब अगर सरफेस के अंदर आ गए यहाँ पर, तो ये जो आर ई वाली दूरी थी यही तो घट के स्मॉल आर हो गई, और तब डेंसिटी के टर्म में यही फॉर्मूला सेम लिखेंगे और यहाँ आर ई की जगह स्मॉल आर लिख देंगे, तो बस फॉर्मूला आपका बिल्कुल सिंपल है, 4/3 पाई कैपिटल जी रो और यहाँ स्मॉल आर। ध्यान देने की बात है, अच्छी बात हमने आर ई की जगह पे स्मॉल आर क्यों लिखा, क्योंकि हम डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है, सरफेस तक जो वैल्यू होगी वो आर ई के टर्म में लिखी जाएगी, और सरफेस से जस्ट अंदर जब आएंगे तो वही आर ई की जगह स्मॉल आर दूरी कम हो जाएगी सी पॉइंट पर आने पर सेंटर से, तो इसी आर ई की जगह पे स्मॉल आर लिख करके ये फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये इनसाइड का एक फॉर्मूला हो गया। इसमें अगर हम 4/3 पाई रो की वैल्यू को यहाँ देख सकते हैं 4/3, एक बार लिख के दिखा रहे हैं, 4/3 पाई रो की वैल्यू को एम ई अपॉन आर ई क्यूब लिख सकते हैं, तो यहाँ पे छोटा सा 4/3 पाई रो, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी एम ई अपॉन आर ई क्यूब। अगर ये स्टेप यहाँ ट्रांसफर कर दें 4/3 पाई रो की वैल्यू, तो ये बन जाएगा m अपॉन आर ई क्यूब, तो बनेगा कैपिटल जी m अपॉन आर ई क्यूब इंटू आर। तो ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, जी की इनसाइड वैल्यू में जी अपॉन आर ई क्यूब इंटू आर कैसे आ गया, क्योंकि 4/3 पाई रो की वैल्यू को हमने 4/3 पाई
तो यहाँ पे देखिए जी एम ई, ये वैल्यू एम ई है अपॉन आर ई क्यूब इंटू आर, ये फॉर्मूला हो गया। तो आप देख सकते हो सारी वैल्यू हमने लिख दी, इनसाइड आउटसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। यहाँ पर हम एक हिंट कर दें आपको कि जी की वैल्यू जो होती है आउटसाइड वो कैसे होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने ब्रैकेट में यहाँ लिखा। जी की वैल्यू सरफेस पे तो कांस्टेंट होती है और जी की वैल्यू इनसाइड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि ये सारी वैल्यू इनसाइड कांस्टेंट होगी, आर ही फिक्स होता है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब आइए इसका ग्राफ बनाते हैं, बहुत आसान है इसका ग्राफ बनाना। सबसे पहले ये एक्सिस बना रखा है। एक बात आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट, जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, बट टू माइनस हमने यहाँ कहीं नहीं लगाया क्योंकि वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन जब हम ग्राफ पे जाएंगे तो नेगेटिव पोर्शन जी का वाई एक्सिस पे जब जी को लेंगे तो नीचे बनेगा, पॉजिटिव ऊपर, तो ये ग्राफ नीचे ही बनेगा। लेकिन कभी कभी हम लोग ग्राफ बनाते हैं जी की सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, माइनस हटाए तो ग्राफ ऊपर ही बन सकता है। लेकिन सही आंसर इसका यही है, एक बार ये नीट में आया था 2 साल 3 साल पहले। तो अब ग्राफ कैसे बनेगा, सरफेस के बाहर तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, सरफेस के अंदर सरफेस के बाहर जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर के रिलेशन में सबको पता है हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। हाइपरबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर नहीं, ओनली हाइपरबोलिक। 1 अपॉन के जितने भी रिलेशन होते हैं इनवर्स, उनका ग्राफ हाइपरबोला होता है। तो ये ग्राफ हाइपरबोलिक है, इसको लगभग हम ऐसे बना देते हैं, ये ग्राफ ऐसे जाएगा हाइपरबोला, इनफाइनाइट पे जाकर के ये इसे टच करेगा। तो ये हाइपरबोलिक कर्व हो गया और ये पॉइंट जो है ये सरफेस वैल्यू को शो करेगा। सरफेस वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होती है सरफेस पर, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, मान लेते हैं सरफेस वैल्यू आ गई। लेकिन अंदर आने पर जी इन आर के प्रोपोर्शनल है, तो अगर कोई क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्राफ सीधा यहाँ से आकर इससे मिल जाएगा, तो ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। और सेंटर पे जब आप पहुंचेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एक चौथा पॉइंट में हम लिख सकते हैं एट सेंटर, सेंटर पे ये वैल्यू स्मॉल आर बराबर 0 हो गई, तो जी की वैल्यू सेंटर पर 0 हो जाएगी। ये लास्ट पॉइंट है। तो सेंटर पे अर्थ पर डी पॉइंट पर जी की वैल्यू 0 होती है। सेंटर से सरफेस तक जाने में लीनियरली बढ़ती है जी की वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर सरफेस वैल्यू है, इसके इधर का जो हिस्सा है वो इनवर्स स्क्वायर वाला रिलेशन है। तो ये ग्राफ कैसा बनता है, हाइपरबोलिक। तो यहाँ पर लिख दो भाई हाइपरबोलिक ग्राफ है, हाइपरबोला, और इधर स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसीलिए ग्राफ ऐसे बन रहा है। और ये नेगेटिव साइड पे क्यों बनता है, क्योंकि जी की वैल्यू नेगेटिव थी। तो ये तो हो गया अर्थ की जी की वैल्यू के सारे फॉर्मूले, आउटसाइड, सरफेस वैल्यू, इनसाइड। इसे नोट कर लें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू के बाद अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है उसकी सरफेस वैल्यू कैसे बदलती है, उसमें जो वेरिएशन होता है थोड़ा सा ऊंचाई पे जाने पे या अंदर जाने पे या और भी कई वजह हैं उनकी वजह से, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इसे पढ़ लेते हैं। तो लिखा वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब सीधा सीधा अर्थ की सरफेस से जब हम ऊपर जाएंगे तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जी डिक्रीजेस ड्यू टू हाइट और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टिकल हाइट को कहते हैं, सरफेस से जितना ऊंचाई पे जाएंगे उसे कहते हैं एल्टीट्यूड। तो ऊपर जाने से अर्थ के सेंटर से जब दूरी बढ़ेगी तो आपको पता है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है, और तब दूरी बढ़ने पर जी की वैल्यू घटने लगेगी। तो इसका हमें फॉर्मूला लिखना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जब जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा तो यहीं से शुरुआत करते हैं। जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और इसी को अगर लिखा जाए जी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को इधर उठा दें तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो जी आर स्क्वायर की वैल्यू जब कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट, तो यहां से हम लोग रेशियो का फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे, G1, ये रेशियो का फॉर्मूला ऐसे लिख रहे हैं, G1 एक पॉइंट पर R1 स्क्वायर बराबर G2 R2 स्क्वायर। अब आइए
ये फॉर्मूला हमने इसलिए लिखा G1R1 स्क्वायर और G2 कि अलग अलग पोजीशन पे हम G और R की वैल्यू को रिलेट करेंगे। अब आइए सरफेस पर G की वैल्यू को GS लिखा जाता है, ऊंचाई वाली वैल्यू पर G की वैल्यू को GH लिखा जाता है, और यहाँ सरफेस से थोड़ा सा नीचे आ गए जिसे डेप्थ कहते हैं स्मॉल h, यहाँ पर जो G की वैल्यू से G स्मॉल h लिखा है। तो ऊंचाई फॉर्म में कैपिटल H वाला है, सरफेस से नीचे अंदर जाएगा तो ये डेप्थ हो जाएगी, और सेंटर से जब दूरियां नापते हैं तो इसे हम r कहते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ r है, मास ऑफ अर्थ m है। तो अब हमें निकालना क्या है, एल्टीट्यूड वाली पोजीशन यानी ऊंचाई। तो ऊंचाई पे जब हम जाएंगे तो ये दूरी यहाँ से आप देख सकते हैं r है, तो यही r h प्लस r बनेगा ऊंचाई वाली पोजीशन पे। सरफेस पे यही दूरी r के बराबर होगी। तो क्यों ना इस मामले में पहले तो हम ऊंचाई वाली वैल्यू G1 की जगह पे GH रखें, G कैपिटल H, और इसके लिए जो दूरी होगी ये GH की वैल्यू के लिए दूरी r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिखा जाएगा h प्लस re का होल स्क्वायर, ये r1 की वैल्यू हो गई, G1 की वैल्यू हो गई GH, r1 की वैल्यू हो गई re प्लस h इज इक्वल टू, अब आइए G2 को सरफेस वैल्यू ले लें तो GS हो गई, और सरफेस की ये दूरी क्या होगी, R2 की जगह पर RE लिखेंगे, RE स्क्वायर। तो यहाँ से सरफेस की दूरी RE है और इस वाले ऊंचे वाले पॉइंट की दूरी H प्लस RE है। तो बस R1 R2 की यहाँ ये वैल्यू रख दें और तब इस तरह से आगे रिलेट करें इसे। तो GH यानी ऊंचाई पर G की वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। ये जो आप देख रहे हैं H की वैल्यू इसे नीचे उतार देंगे तो यहाँ आ जाएगा GS RE स्क्वायर अपॉन H प्लस RE का होल स्क्वायर, मतलब रेशियो वाले तरीके से हमने फॉर्मूला बना दिया। अब RE को इसके नीचे उलट के लिख देते हैं तो ये स्क्वायर AB स्क्वायर है, तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और तब ऊंचाई पर H की वैल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, यहाँ GS लिखा जाए, GS ऊपर लिखा जाएगा, सॉरी GS की वैल्यू ऊपर लिखेंगे, फिर ये अपॉन का साइन बनाएंगे, RE को इसके नीचे कर दें तो यहाँ पे देखिए RE नीचे आ जाएगा, तो RE इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1 पावर में, RE स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो RE अपॉन RE 1 हो जाएगा, H अपॉन RE बनेगा। तो सिंपली इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 प्लस H अपॉन RE और पूरे का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया। H ऊंचाई पर, किसी भी ऊंचाई पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसका इस्तेमाल होता है। कई सारे क्वेश्चन हैं जिसमें कहा गया कि इतनी ऊंचाई पे जाए तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर ऊंचाई रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, h बराबर है, तो यहाँ पे h की वैल्यू RE बराबर करेंगे तो GS अपॉन GH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देख सकते हो GH बराबर आ जाएगा, यहाँ पर h और RE दोनों बराबर हो गए तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यानी GS अपॉन वैल्यू 4 आ गई। 1/4 को 0.25 कह सकते हैं या इसी को 25% ऑफ GS कहा जाएगा। अब आइए सरफेस वैल्यू, सबको पता है जनरल वैल्यू सरफेस की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सरफेस वैल्यू सबको पता है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तब ये वैल्यू यहाँ पे GS 9.8/4 करके वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ऊंचाई को और बढ़ा दें तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। यहाँ इसका एक और क्वेश्चन है कि अगर GH की वैल्यू, ऊंचाई वाली वैल्यू GS का आधा हो, GS अपॉन 2 हो, तो ऊंचाई क्या होगी। तो आप यहाँ GS की जगह GS अपॉन 2 रखेंगे तो GS सामने सामने कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, और तब 1/2 और ये 1 दिस वैल्यू बचेगी। तो कैलकुलेट करने पे क्या आएगा आप समझ सकते हो, 1 प्लस H अपॉन RE की ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, स्क्वायर के 2 के बराबर, और जब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तब ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस H अपॉन RE बराबर √2। √2 होता है 1.414, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आइए H की वैल्यू क्या निकल के आई, H 1 को इधर घटा देंगे तो वो हो जाएगा H अपॉन RE बराबर, H अपॉन RE की वैल्यू आ जाएगी, जब ये 1 उधर जाके घटेगा तो 0.414 बचेगा, और तब इसे लास्ट स्टेप में लिखेंगे कैपिटल H बराबर, RE को इधर भेज दें
तो ये हो गया 0.414 RE, और इसी को कहा जाता है जब कोई वैल्यू 0.414 RE होती है तो इसे कहा जाता है 41.4% ऑफ RE। तो ये दो बड़े फेमस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये था और दूसरा एग्जाम्पल हमने ये लिखा। दो एग्जाम्पल है। जब ऊंचाई रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर तो जी की वैल्यू 25% हो जाएगी। जब जी की वैल्यू 50% या आधी लेंगे तब ये ऊंचाई यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले पे h अपॉन r बराबर, तो ये आ जाएगा 0.414। इसका मतलब h जो होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ का 0.414 यानी 41.4% होगा। तो इसे नोट कर लें। तो ये तो ऊंचाई वाला फॉर्मूला हो गया, इसे नोट करें। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और है कि अगर हम ऊंचाई रेडियस ऑफ अर्थ की तुलना में बहुत कम रखें, मतलब h इज वेरी लेस देन RE, कहा जाता है 5% से भी कम। आप बताइए 5% ऑफ RE कितना होगा? 5% ऑफ RE का मतलब होता है यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ, और ये है 6400 किलोमीटर लगभग, तो उसका 5% 320 किलोमीटर, मतलब 100, 200, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जी की वैल्यू कैलकुलेट करने का एक छोटा फॉर्मूला है। तो अब हम इस दोबारा फॉर्मूले में लिख रहे हैं जी एच बराबर जी एस अपॉन ऊंचाई वाला फॉर्मूला 1 प्लस एच अपॉन RE का होल स्क्वायर, और अब इसमें नीचे वाले स्क्वायर वाले स्टेप को जब ऊपर ले जाएंगे तो आपने पढ़ा होगा जब भी कोई क्वांटिटी अपॉन से नीचे से ऊपर आती है तो उसकी पावर उलट जाती है, मतलब इन्वर्ट हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, अपोजिट। तो यहाँ पर ये वैल्यू जब ऊपर आ जाएगी तो 1 प्लस एच अपॉन RE की पावर -2 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो ऊपर आकर के पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब ध्यान दिए क्योंकि h बहुत छोटा है RE से और ये फॉर्मूला 1 प्लस एच अपॉन RE है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन किया जा सकता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन की कंडीशन हम आप बता दें, यहाँ लिख दे रहे हैं 1 प्लस माइनस x टू दी पावर अगर n है और इसे आप ओपन करना चाहते हो तो कंडीशन ये है कि x बहुत छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x इज वेरी लेस देन 1 हो, मतलब 1 से बहुत छोटी वैल्यू हो x, तब इसको आप ओपन कर सकते हो, डायरेक्ट 1 प्लस माइनस nx लिख सकते हो। तो ये कहलाता है बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला। यही यहाँ लगाए क्योंकि h तो बहुत छोटा है, ये 6400, ये 300, ये 200, 100 किलोमीटर, तब फिर क्या होगा h अपॉन RE की वैल्यू कैलकुलेट करने में यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आगे फॉर्मूला क्या लिखेंगे? GS यहाँ जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन RE। तो ये एक छोटा फॉर्मूला बन गया, और इसमें भी जब ऊंचाई बढ़ेगी तो जी की वैल्यू घटेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ माइनस एच के प्रोपोर्शनल है। तो अब दोबारा इस फॉर्मूले को यहाँ लिखते हैं हम लोग, तो जी एच बराबर हो जाएगा GS 1 माइनस 2h अपॉन RE। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल किया जाता है जब काफी कम ऊंचाई पर जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो। तो ये हो गया शॉर्ट हाइट के लिए, कम ऊंचाई के लिए, और इसे नोट करें। तो कम ऊंचाई पर जी की वैल्यू GH बराबर GS 1 माइनस 2h अपॉन RE है। यहाँ एक छोटा सा कैलकुलेशन और करेंगे कि अगर हम फ्रैक्शनल चेंज निकालें, अनुपातिक परिवर्तन जिसे कहते हैं, कम ऊंचाई पर जी की वैल्यू का, तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख रहे हैं GH इज इक्वल टू GS का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो ये आएगा GS माइनस यहाँ आ जाएगा 2h अपॉन RE, और ये वैल्यू GS यहाँ लिखी जाएगी। अब इसमें GS को इधर उठा लें तो यहाँ पर आ जाएगा GH माइनस GS, ये क्या होगा? GS माइनस GH माइनस GS, इसका मतलब ऊंचाई पर ये जी की वैल्यू है और ये सरफेस वैल्यू है। तो अगर आप घटाएंगे तो ये दोनों का चेंज निकल आएगा, मतलब जी का चेंज, ऊंचाई पे जाने पे जी का जो चेंज होता है वो वैल्यू आ गई, और तब ये वैल्यू माइनस 2h अपॉन RE इंटू GS होगी। तो इसी को लिखा जा सकता है डेल्टा एच। यहाँ एक बार फिर से मिटा के लिख दें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका डेल्टा जी का। डेल्टा जी का मतलब चेंज इन जी, सर ऊंचाई वाली वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल, ये इनिशियल, और तब ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 2h अपॉन RE इंटू GS।
और तब यहाँ फ्रैक्शनल चेंज लिखा जा सकता है। लास्ट में हम लिख रहे हैं फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज जो होता है, फ्रैक्शनल चेंज, तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा जी अपॉन, इसमें जी एस को इधर ले लें तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला, डेल्टा जी चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, और तब ये आंसर आता है 2h अपॉन आर ई। तो फ्रैक्शनल चेंज तो ये हो गया। इसी के आगे हम एक और फॉर्मूला लिख दें, डेल्टा जी परसेंट। परसेंट चेंज क्या होता है? तो परसेंट चेंज जो होता है वो डेल्टा जी अपॉन जी एस इनिशियल वैल्यू इनटू 100, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 2h अपॉन आर ई मल्टीप्लाइड बाई 100%। एक दो क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा। परसेंट चेंज बहुत निकाल सकते हैं कम ऊंचाई पर, तो बस यहाँ h की वैल्यू रखें, परसेंट चेंज निकल आएगा। या फिर फ्रैक्शनल चेंज निकालना है तो डेल्टा जी अपॉन जी एस, तो माइनस 2h अपॉन आर। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि ये वैल्यू घटने वाली है, मतलब ऊंचाई बढ़ाने पर g की वैल्यू घटेगी, तो इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज और परसेंट चेंज का फॉर्मूला, इसे नोट करें। अब आइए स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इनसाइड निकालते हैं h डेप्थ पर। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, सरफेस से h नीचे आने पर यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g स्मॉल h है। तो ठीक है, सेंटर से ये दूरी r है और हम इसे कंपेयर कराएंगे सरफेस तक की वैल्यू, क्योंकि हम इनसाइड की वैल्यू सरफेस तक कंपेयर करा सकते हैं। तो इनसाइड की जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला भी आपने पीछे देखा, g जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है इनसाइड, बिल्कुल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम रेशियो का फॉर्मूला बनाए तो g1 अपॉन g2 ये वैल्यू हो जाएगी r1 अपॉन r2। अब इसमें हम एक वैल्यू इनसाइड वाली लेंगे जिसे gh कह रहे हैं, तो यहाँ g1 की जगह पे gh रख दिया, और एक वैल्यू सरफेस तक ले लेंगे जिसे कहा जाता है gs, और इधर भी यही करेंगे। जो इनसाइड वाली वैल्यू है उसकी सेंटर से दूरी क्या होगी, इस r की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं re, यहाँ तक पूरी रेडियस ऑफ अर्थ है re, और उसमें से h घटा दें तो ये स्मॉल r की दूरी बन जाएगी। तो स्मॉल r की वैल्यू r1 की जगह पे आएगा re माइनस h, और यहाँ पर सरफेस की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो सरफेस तक की दूरी लेंगे और वो होती है re, इसे अलग अलग कर दें तो ये आ गया 1 माइनस h अपॉन re। तो पूरा फॉर्मूला क्या बना, gs को इधर देते हैं तो h डेप्थ पर gh बराबर आ गया, gs को उधर ट्रांसफर कर दिया तो gs अंडर ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल h अपॉन re। तो ये फॉर्मूला जो है ये शो करता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस h है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ाएंगे ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी, तो 1 में से घटाएंगे तो पूरा आंसर छोटा होगा। इसका मतलब इनसाइड डेप्थ पर जाने पर भी g की वैल्यू घटती है। तो क्या लिखा है, g डिक्रीजेस ड्यू टू डेप्थ, यानी ऊंचाई पर भी जाने पर g का मान कम होता है और सरफेस के अंदर भी जाने पर g की वैल्यू घटती है। तो सबसे ज्यादा g की वैल्यू कहाँ होती है, सरफेस पे ही होगी, ऊंचाई पे भी घट रही है, नीचे भी घट रही है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो g की सरफेस पे हमें मिलती है। तो ठीक है, सरफेस से कंपेयर करके ये फॉर्मूला बना लिया, और यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये माइनस h अपॉन re है। तो अब इसे नोट करें, और अब अगर इनसाइड g की वैल्यू घटती है तो उसका हमें फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, अनुपातिक परिवर्तन। तो एक काम करें, इसी फॉर्मूले में आगे gs का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो gh बराबर हो जाएगा, gs अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, यहाँ जाएगा माइनस h अपॉन re, और ये gs, इस वाले gs को इधर घटा देना फिर, तो यहाँ बन जाएगा gh माइनस gs, और इसी को हम लोग डेल्टा g कहेंगे, और ये वैल्यू हो जाएगी, ये हिस्सा इधर आ गया तो ये बचेगा माइनस h अपॉन re gs, और तब यहाँ पर इस gs को अपॉन में ले लें तो फ्रैक्शनल चेंज जिसे कहा जाता है, अनुपातिक परिवर्तन, फ्रैक्शनल चेंज। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो डेल्टा g अपॉन यहाँ सरफेस वैल्यू इनिशियल वैल्यू हो जाएगी gs, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस h अपॉन re। यहीं से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंट चेंज।
अगर हम यहाँ पे परसेंट चेंज लिखे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे पहले किया था। तो डेल्टा जी परसेंट इनसाइड जाने पर बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है माइनस एच अपॉन आर ई इंटू 100%। तो ये परसेंट चेंज का फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब ये हुआ ये भी निगेटिव है, नीचे जाने पर एच गहराई पे जाने पर जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी और उसका चेंज नेगेटिव आएगा। तो इसे नोट कर लें। अब आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पर हमने दिखा रखा है कि सरफेस से h ऊंचाई ऊपर g की वैल्यू gh होती है, सरफेस से स्मॉल h डेप्थ नीचे आने पर g की वैल्यू g स्मॉल h होती है। ये सिंबल है इनके। क्वेश्चन में कहा गया कि अगर कुछ ऊंचाई पर और कुछ डेप्थ पर g की वैल्यू दोनों तरफ बराबर हो, और ध्यान रहे ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, आरई से ये बहुत छोटी ऊंचाई है, कम ऊंचाई वाला फॉर्मूला लेंगे। तो दोनों gh और g स्मॉल h कुछ ऊंचाई पर दोनों वैल्यू बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि अगर g कैपिटल H और g स्मॉल h दोनों बराबर हो जाए तो कैपिटल H और स्मॉल h का रिलेशन क्या होगा। तो इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। कम ऊंचाई वाला फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो यहाँ आएगा gs 1 माइनस 2h अपॉन RE। ये तो कम ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया। और इधर डेप्थ वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे तो यहाँ आएगा gs 1 माइनस h अपॉन RE। ये दोनों फॉर्मूले हमने बराबर कर दिए। gs से gs कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस 2h अपॉन RE। और यहाँ पर gs कैंसिल हो गया, ब्रैकेट खुल जाएगा, 1 1 भी कैंसिल हो गया। और भी देख रहे हैं आप सब कैंसिल हो जा रहा है, RE से RE भी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये आ गया 2h इज इक्वल टू स्मॉल h। इसका मतलब डेप्थ की वैल्यू ज्यादा होगी, h की दुगनी होगी, तब दोनों तरफ g की वैल्यू सेम आएगी। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा, अगर ऊपर हमने 50 किलोमीटर लिया तो नीचे 100 किलोमीटर पर g की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि ऊपर वाली दूरी जल्दी जल्दी g की वैल्यू घटती इनवर्स स्क्वायर रिलेशन होने से, और नीचे की तरफ सीधा रिलेशन होने से, नेगेटिव लीनियर रिलेशन होने से धीरे धीरे वैल्यू घटती। इसीलिए यहाँ वाली लंबाई ज्यादा आएगी, डेप्थ ज्यादा आएगी और ऊंचाई कम आएगी। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया, इसे ध्यान से देखें, इसे नोट कर लें। अब आइए एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ से रिलेटेड उसे भी लिख दें कि अगर एल्टीट्यूड या ऊंचाई 1% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, मतलब ऊंचाई 1% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तो g की वैल्यू कितने परसेंट चेंज हो जाएगी ये निकालना है। तो आइए कैलकुलेट करें। h की वैल्यू अगर 1% ऑफ आ रही है तो gh वाले फॉर्मूले में लिखते हैं, कम ऊंचाई वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 1% तो बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो यहाँ फॉर्मूला आएगा gs 1 माइनस 2h अपॉन RE। परसेंट के सवाल लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हम RE को, वैसे तो RE 6400 किलोमीटर है, बट अगर RE को 100 ले लें तो h की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पुट कर दें। तो अब यहाँ पे दो वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। RE को अगर हम 100 मान लेते हैं, सपोज किया, तो h की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रखें तो gh कितना आएगा, gh बराबर हो जाएगा gs 1 माइनस, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 ऊपर आएगा और h की जगह 1 आएगा, नीचे आएगा 100। तो ये वैल्यू हो गई 1 माइनस 2 अपॉन 100। और तब इसे आप लिख सकते हो 100 एलसीएम ले लेंगे आप, तो यहाँ 100 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आएगा 98, क्योंकि 100 एलसीएम में 100 माइनस 2 ऐसे करना अच्छा रहेगा। और तब यहाँ पर एक और वैल्यू रखते हैं, gs इनिशियल वैल्यू 100 ले लेते हैं। वैसे तो gs सरफेस वैल्यू है, इसकी वैल्यू 9.8 होगी, बट हमें परसेंट में आंसर देना है, तो इसका मतलब ये हो गया gs कितना आ जाएगा, gs की जगह आप 100 रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 98 अपॉन 100, तो 100 कैंसिल, आंसर आ गया 98। इसका मतलब ये हुआ कि g ऊंचाई पर जाने पर 1% की ऊंचाई पर जाने पर g की वैल्यू 100 से 98 हो गई। तो सामने ही दिख रहा है कितने परसेंट कम हो गई, तो डेल्टा g परसेंट सीधे वैल्यू आ गई कितना, 100 में से 98 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 98, मतलब सीधे जाएंगे 2%
डिक्रीज। और वैसे भी अभी हम लोग पीछे वाले पॉइंट पर हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था, उसमें वैल्यू रख के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो कम ऊंचाई वाला फॉर्मूला ये काफी काम आता है कैलकुलेशन में, और ज्यादा ऊंचाई वाला भी। तो अब 2 पॉइंट समझ में आ गए कि अर्थ की सरफेस से ऊंचाई पे जाने पर भी जी की वैल्यू घटती है, डेप्थ में भी जाने पर जी की वैल्यू घटती है। अब आइए इसके आगे, अब आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन जी की वैल्यू में अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। यहाँ पर जी डिक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, तो जी की वैल्यू कम हो जाती है अर्थ के रोटेशन की वजह से। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। पहले तो इस अर्थ को समझ लें, ये अर्थ की इक्वेटर वाली लाइन है, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, जो अर्थ के ग्लोब में बिल्कुल बीच वाली लाइन होती है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है जहां पर हमें जी की वैल्यू निकालनी है। अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की ओर, ये वेस्ट डायरेक्शन है, और ये ईस्ट डायरेक्शन में वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है, और तब इसी रोटेशन की वजह से इस पॉइंट पर जी की वैल्यू थोड़ा कम हो जाती है। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब ये पॉइंट अर्थ रोटेट हो रही है तो ये पॉइंट भी साथ साथ रोटेट करेगा, तो ये एक छोटे सर्किल पर इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। इस छोटे सर्किल की रेडियस स्मॉल है। इस पॉइंट की लोकेशन को एक और तरीके से दिखाया जाता है कि जो विषुवत रेखा होती है, इक्वेटर वाली लाइन, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ये एक सर्किल की तरह है, और इस प्लेन में ये एक्सिस बना दे तो ये इक्वेटोरियल एक्सिस हो गया। इस एक्सिस से थीटा एंगल पर इस पॉइंट P की सिचुएशन है। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं P। तो इसका मतलब P पॉइंट इक्वेटर वाले एक्सिस से थीटा एंगल पर है। इस थीटा का बड़ा स्पेशल नाम इसे कहते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड, या लैटिट्यूड एंगल होता है। इस थीटा की वैल्यू से ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट या पोजीशन अर्थ के ग्लोब में कहां पर है। मान लीजिए थीटा की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट इक्वेटर वाली लाइन पे आ जाएगा। थीटा की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो आप इक्वेटर से चलते हुए पोल की तरफ जाओगे, और तब पोल पे पहुंचने पर ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इसे एंगल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। तो इस पॉइंट का एंगल थीटा है। इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो जब अर्थ घूम रही है तो ये पॉइंट पे सर्किल पे ऐसे घूम रहा होगा। किसी भी घूमते हुए पॉइंट पर एक फोर्स काम करता है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सही बात यह है कि वहां पर जो पॉइंट घूमता है, जो रोटेशनल फ्रेम में होता है, तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखा है कि वो अपने ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, या फिर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने AC मान ली। ये हमेशा रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की ओर रहेगा, AC डैश कह रहे हैं इसको। AC की वैल्यू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होती है, क्योंकि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, रेडियस रोटेशन की स्मॉल r है। तो इस सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वैल्यू को r ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आइए इसका थीटा एंगल पर, यानी इस लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा उसे AC डैश cos थीटा कहेंगे। यही एक्सेलरेशन जो AC डैश cos थीटा है, g की वैल्यू क्योंकि सेंटर की ओर होती है उसके अगेंस्ट काम करेगा, और तब यही g की वैल्यू को कम कर देगा। तो अब आइए एंगल ऑफ थीटा लैटिट्यूड पर नेट g की वैल्यू या इफेक्टिव g की वैल्यू क्या होगी? तो g की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसे यहाँ से लिख लेते हैं, देखते हैं। तो g की वैल्यू जो होगी वो नेट वैल्यू कितनी आएगी? तो ओरिजिनल g की वैल्यू लिखें g माइनस, उसमें कितनी कमी आएगी भाई? AC डैश cos थीटा। तो ये AC डैश cos थीटा यहाँ लिख लेते हैं, cos थीटा। अब आइए AC डैश की वैल्यू क्या होगी? तो सबको पता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल के बराबर होता है। तो g माइनस सेंट्रीपिटल वाली वैल्यू AC की v स्क्वायर अपॉन r होती है, r ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमने ओमेगा ले रखा है। तो यहाँ पर इसके घूमने की जो रोटेशन की रेडियस है वो स्मॉल r है, तो लिखा जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, और ये आएगा cos थीटा। अब ध्यान दिए, इसमें r की वैल्यू को हम कैपिटल R से रिप्लेस कर देंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, यहाँ भी थीटा आएगा। तो r हो गया बेस, और इस कैपिटल R हो गया हाइपोटेन्यूज। तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर cos थीटा आएगा। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या आएगी? r cos थीटा। तो यहाँ हम लिख के दिखा दें, स्मॉल r की वैल्यू आती है कैपिटल R cos थीटा। और ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो अब ये पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? g माइनस कैपिटल R ओमेगा स्क्वायर, और एक cos थीटा पहले से है, और इसके साथ जब cos थीटा आएगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा।
तो ये हो गया जी की नेट वैल्यू का फॉर्मूला। तो इसे अंडरलाइन करके लिखते हैं, जेड जी की नेट वैल्यू का फॉर्मूला हो गया जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम थीटा की अलग अलग वैल्यू यहाँ यूज करें तो हम पाएंगे कि नेट वैल्यू जी की निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा की कहाँ पे आएगी, जब थीटा 0 होगा। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा तब, और तब जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा। रेडियस ऑफ अर्थ तो इसे आर ही कहें, आर ओमेगा स्क्वायर। सबसे ज्यादा डिक्रीजमेंट या कमी जो आती है रोटेशन की वजह से वो इक्वेटर पे होती है। तो यहाँ लिखें एट इक्वेटर, इक्वेटर पर थीटा बराबर 0 लेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम, और तब यहाँ मैक्सिमम डिक्रीजमेंट मिलेगा। घटाएंगे आप तो जी इक्वेटर की वैल्यू आ जाएगी जी की स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इक्वेटर का हो गया। बट अगर हम पोल पे चले जाए एट पोल, तो पोल पर थीटा की वैल्यू 90 ली जाएगी, 90 डिग्री। जब आप यहाँ से इक्वेटर से चल के पोल पे पहुंचोगे तो ये एंगल पूरा 90 बन जाएगा, इसे एंगल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। और तब cos थीटा cos 90 हो जाएगा जो कि 0, और ये मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए cos की मैग्नीट्यूड की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू अगर देखें तो ये मिनिमम हो जाएगी, और तब जी पोल कितना आएगा, तो आप कह सकते हो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जी, क्योंकि ये हिस्सा पूरा 0 हो जाएगा। तो अब पोल पर जी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू वही मिलेगी। तो एक बात और पता चली कि अर्थ के रोटेशन की वजह से पोल पर जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। सबसे ज्यादा चेंज आता है इक्वेटर पर, और उसकी वैल्यू ये है। तो इसे नोट करें। अब आइए अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं एक एग्जांपल में। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर 24 आवर में या पूरे एक दिन में, जिसे सोलर डे कहते हैं, एक राउंड लगाती है। अपने एक्सिस के अबाउट अर्थ का रोटेशन पूरे 24 आवर का होता है। 24 आवर में अगर हम सेकंड निकालें तो 86,400 सेकंड होते हैं। तो ठीक है, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ? तो ओमेगा बराबर सब लोग जानते हैं 2 पाई अपॉन टी होता है, और ये वैल्यू 2 पाई 2 इंटू 3.14 लिखेंगे, और पूरे एक रोटेशन का जो टाइम है अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट वो 86,400 सेकेंड है। अब इसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर लिया जाता है। ये वैल्यू आती है 7.26 इंटू 10 टू द पावर -5, बहुत छोटी वैल्यू है, रेडियन पर सेकेंड। तो इट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अब आइए एक और एग्जांपल जिसमें कहा गया कि अगर अर्थ अपना रोटेशन स्टॉप कर दे तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, कितना इंक्रीजमेंट आएगा। तो इफ अर्थ स्टॉप rotation then change in, तो उसके लिए ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू जी ई बराबर स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला हमने देखा। और तब जी की वैल्यू में चेंज कितना आएगा, तो आप जी एस को इधर उठा लो, या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू ज्यादा होती है, अर्थ इक्वेटर पे वैल्यू कम होती है, तो जी एस माइनस जी, इसे कहेंगे चेंज, या इसे कहेंगे सरफेस वैल्यू, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसकी वैल्यू और इक्वेटर वाली वैल्यू का डिफरेंस, इसे डेल्टा जी कहेंगे, ये चेंज। और तब यहाँ पर जी की वैल्यू रखेंगे तो ये आर ई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। आर ई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 होता है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.26 इंटू 10 टू द पावर -5 का होल स्क्वायर आएगा। ये वैल्यू बहुत छोटी आती है, लगभग 0.0338, और ये क्योंकि जी की वैल्यू है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे याद रखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि कैलकुलेशन में काफी लंबा कैलकुलेशन होता है। तो अर्थ पर जी की वैल्यू का चेंज इक्वेटर पर अगर अर्थ स्टॉप हो जाए तो ओमेगा 0 हो जाएगा, और तब
यहाँ पर जो चेंज वैल्यू हमने निकाली है वो वैल्यू इतनी होगी, क्योंकि यही जितना कमी हो जाती थी ना घूमने की वजह से, ना घूमने से उतना ही इंक्रीजमेंट होगा। जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये हो गया अर्थ के रोटेशन ना होने पर जी की वैल्यू का इंक्रीजमेंट, क्योंकि जितना डिक्रीज होती थी वैल्यू वही इंक्रीज कर जाएगी। इसे नोट कर लें। अब आइए अर्थ की वैल्यू, जी की वैल्यू में जो चेंज होता है उसका सबसे लास्ट पॉइंट, जी डिक्रीजेस ड्यू टू ओवल शेप ऑफ अर्थ। अर्थ जो है वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, हल्का सा उसका शेप इलिप्टिकल जैसा, एलिप्सॉइड कहते हैं, इसे ओवल भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वेटर पर जो डायमीटर है अर्थ का वो ज्यादा है, पोल पे डायमीटर कम है, यानी इक्वेटर की जो रेडियस है पोलर रेडियस से थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि ये डिफरेंस RE माइनस RP 21 किलोमीटर मात्र है, लेकिन ये बहुत छोटा डिफरेंस है 6400 की रेडियस में। बट इस वजह से जी की वैल्यू इक्वेटर वाली पोजीशन पे थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि दूरी सेंटर से बढ़ जाती है, RE की वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ बिल्कुल सिंपली लिख सकते हैं, क्योंकि RE ग्रेटर देन RP है तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू उल्टे रेशियो में आएगी, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन होता है, तो इट इज लेस देन पोलर वैल्यू। तो पोल पर जी की वैल्यू दो वजहों से ज्यादा होती है। एक तो रोटेशन पर पोल पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए जी की वैल्यू इक्वेटर से ज्यादा, और पोल पर रेडियस कम है, इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है, इसलिए भी पोल पर जी की वैल्यू ग्रेटर होती है। तो ये टोटल 4 वेरिएशन थे जो हम लोगों ने 1 बाय 1 करके यहाँ पढ़ लिए, इसके फॉर्मूले देख लिए, इसे नोट कर लें। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे। ग्रेविटेशन का जो पार्ट 5 वाला लेक्चर होगा, सॉरी पार्ट 4 वाला, क्योंकि ये तीसरा पार्ट चल रहा है। अब पार्ट 4 में आगे के क्वेश्चन जी की वैल्यू के और उसके आगे कई और क्वांटिटी, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है। तो वीडियो देखते रहें, इसे पास करके नोट कर लें। बुकलेट में भी यही सब लिखा हुआ है, उसके हिसाब से भी देख सकते हैं और इसे अच्छे से समझ लें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।